नमस्कार। पिछले टर्न पर हमने देखा था कि रियल गैसेस किस प्रकार से आदर्श गैसेस से डेविएट करती हैं या आदर्श गैस समीकरण से डेविएट करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक गैसें किन कारणों से आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। पुनः हम देखते हैं कि आदर्श गैस समीकरण की R2 एक मोल गैस के लिए इस समीकरण के अंदर जैसा कि हम जानते हैं P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। आदर्श गैसों से विचलन का कारण इसको समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जिसमें हमने गैसेस के मेन पोस्टुलेट्स पढ़े थे। उन पोस्टुलेट्स में मैंने आपको बताया था कि दो पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट थे। एक पोस्टुलेट था कि सामान्य तापमान दाब पर किसी भी गैस के अणुओं का कुल आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। माना कि यदि किसी गैस में 100 अणु हमने लिए हैं सामान्य तापमान दाब पर, तो उन 100 अणुओं का कुल आयतन हम ले लें और जिस पात्र में वो गैस है उसका आयतन ले लें, तो हम देखते हैं कि वह आयतन कुल आयतन की तुलना में गैस के आयतन की तुलना में नगण्य है। ये पॉइंट हमने लिया। जब हम वास्तविक स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि ये पोस्टुलेट केवल नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अप्लाई होता है, यानी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो। लेकिन यदि गैस का दाब हम बढ़ाते जाएं तो हम देखेंगे हमारी यह धारणा गलत साबित होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि सामान्य ताप व दाब पर किसी भी गैस को यदि आप लेंगे तो उसके कुल अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में मात्र 0.014%। यानी यदि गैस का आयतन टोटल आयतन 100 लीटर है तो अणुओं का कुल आयतन 0.014 लीटर होगा, जिसे हम आसानी से 100 लीटर की तुलना में छोड़ सकते हैं या नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम दाब बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे, इस एक एटमॉस्फेरिक दाब को बढ़ाकर मैंने यदि 100 एटमॉस्फेयर कर दिया, यानी दाब को 100 गुना बढ़ा दिया, तो ये परसेंटेज हो जाएगा 1.4%। 1.4% को भी हम माने कि नगण्य मान सकते हैं 100 लीटर की तुलना में, 100 की तुलना में। लेकिन यदि हम और प्रेशर बढ़ाएं, इस प्रेशर को बढ़ाकर हम 1000 एटमॉस्फेयर कर दें, तो ये आयतन हो जाता है 14%। अब हम इस आयतन को कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते, यानी 100 लीटर की तुलना में 14 लीटर या 14 लीटर एक नेग्लिजिबल क्वांटिटी नहीं है। तो क्या हुआ? इसका मतलब वो जो पोस्टुलेट था वो केवल नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर अप्लाई हुआ। यदि प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो यह धारणा हमारी गलत हो जाती है। यही कारण है कि रियल गैसेज आइडियल गैस इक्वेशन PV = RT से हाई प्रेशर पर डेविएट करती हैं या विचलन दर्शाती हैं। दूसरा जो पोस्टुलेट हमने लिया था वो हमने लिया था सामान्य ताप व दाब पर किसी भी गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नेग्लिजिबल होता है, शून्य होता है या नहीं होता है। यह धारणा भी सामान्य ताप व दाब पर तो सही मानी जा सकती है, लेकिन दाब बढ़ाने पर कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे कि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल अप्लाई हो जाता है, लागू हो जाता है। कौन कौन से दो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं? नंबर 1, कूलिंग ऑफ गैसेस या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। किसी भी गैस को जब हम कूल करते हैं, कूल करने का मतलब उसको ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर उसके अणु पास पास में आते हैं और एक निश्चित टेम्परेचर के बाद प्रेशर अप्लाई करने पर गैस लिक्विफाइड हो जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। हर गैस के लिए द्रवीकरण जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। कुछ गैसेज रूम टेम्परेचर पर भी द्रवीकृत की जा सकती हैं, कुछ को लिक्विफाई करने के लिए हमको और लोअर टेम्परेचर पर जाना पड़ता है।
गैस तभी लिक्विफाइड होगी या उसका लिक्विफिकेशन होगा जब एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद उसके अणुओं के मध्य में आकर्षण बल कार्य करने लग जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि गैसों की तुलना में लिक्विड्स के अणुओं के मध्य में आकर्षण बल होता है और उस आकर्षण बल के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने से गैस द्रवीकृत हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विफिकेशन एक वो फिनोमेना है, एक वह ऑब्जर्वेशन है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गैसों के अणुओं के मध्य में आकर्षण बल होता है। हालांकि आकर्षण बल एक सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर के बाद ही अप्लाई होता है या एप्लीकेबल होता है। दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम देखेंगे जूल थॉमसन। जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है? इस प्रभाव के अनुसार यदि किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक छोटे से छिद्र में से गुजारा जाए तो गैस शीतल हो जाती है, गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। ये घटना भी, ये एक्सपेरिमेंट भी या ये प्रभाव भी दर्शाता है कि गैस के अणुओं के मध्य में आकर्षण बल होता है। कैसे दर्शाता है? गैस जब हाई प्रेशर पर होती है तो उसके अणुओं के मध्य में आकर्षण बल होता है, और जब गैस को हम एक्सपांड करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो गैस के अणु दूर दूर जाते हैं। ये जो गैस के अणु दूर दूर जा रहे हैं ये उस आकर्षण बल को तोड़ते हैं। दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उन्हें कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य करने के लिए उनको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा वो कहाँ से लेते हैं? मॉलिक्यूल्स अपने आप से लेते हैं, और इस ऊर्जा को लेने के कारण उनके टेम्परेचर में कमी आती है और गैस ठंडी हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जूल थॉमसन एक दूसरा प्रभाव है जो यह दर्शाता है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैस के अणुओं के मध्य में आकर्षण बल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने ली थी PV = उसमें वॉल्यूम भी हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा और प्रेशर भी हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जब इन दोनों के अंदर हम सुधार करेंगे, कुछ संशोधन करेंगे, तब हम इस समीकरण को एक वास्तविक गैस समीकरण के रूप में परिवर्तित कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम में किस प्रकार से हम चेंज करें कि एक आदर्श गैस समीकरण वास्तविक गैस समीकरण में परिवर्तित हो जाए। तो पहला है करेक्शन इन वॉल्यूम। आयतन में संशोधन। जब गैस सामान्य ताप व दाब पर होती है तो उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर अणु होने के कारण इतना अधिक स्पेस होता है कि एक अणु का आयतन गैस के अन्य अणुओं के विचलन में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। यानी दूसरे मॉलिक्यूल्स आसानी से उस वॉल्यूम को एक्सक्लूड करते हुए आराम से गैस के अंदर विचरण कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के अणु पास पास में आएंगे। पास में आने से जो टोटल वॉल्यूम है वह इतना ज़्यादा नहीं होगा कि अब हम किसी एक अणु के आयतन को नेग्लेक्ट कर सकें। इसको मैं फिगर की सहायता से आपको बताता हूं। जब दो अणु एक दूसरे से टकराने की अवस्था में होते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं, यही माना भी गया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि गैस के अणु सॉलिड स्फीयर्स की तरह होते हैं। जब उन दोनों की बाउंड्री एक दूसरे से के पास आएंगी तो उनमें टक्कर। मान लीजिए यही अणु का केंद्र है, यही अणु का केंद्र है, और प्रत्येक अणु का व्यास या डायमीटर यदि मैंने सिग्मा माना तो प्रत्येक अणु की रेडियस क्या हो जाएगी? ये सिग्मा अपॉन 2। तो एक अणु का आयतन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी 4/3 पाई सिग्मा अपॉन 2 का क्यूब। इस फॉर्मूले से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब।
वेयर आर इज अ रेडियस। यहाँ पर आर हमने लिया सिग्मा बाई 2, तो ये एक अणु का आयतन हो गया। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों अणु एक दूसरे से टकराते हैं तो कितना आयतन हमको निष्कासित करना होगा, जिसको हम टोटल वॉल्यूम में कंसीडर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको करना होगा कि हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर देखते हैं। हाँ? ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है। ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र। अब इसका ये वाला जो वॉल्यूम बनेगा किसी भी डायरेक्शन से टकरा सकता है इससे, तो हर डायरेक्शन को कंसीडर हम करें तो एक इमेजिनरी जो गोला बन रहा है, ये इस गोले के आयतन के बराबर आयतन हमको इन दोनों अणुओं के लिए एक्सक्लूड करना होगा, यानी गैस के अन्य अणु इस आयतन में गति नहीं कर सकते। तो जो टोटल आयतन हमने लिया था उस आयतन में से इस वाले आयतन को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा। इस आयतन को मैं नाम दूंगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या निष्कासित आयतन। माना यह निष्कासित आयतन मैंने बी से लिखा। बी वास्तव में क्या है? बी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। इस स्फीयर जो इमेजिनरी हमने स्फीयर लिया है, इसके लिए हम रेडियस लें तो ये रेडियस इन दोनों की रेडियस के इक्वल होगी, यानी सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा? दिस बी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर। ये जो वॉल्यूम है ये इन दो अणुओं के लिए एक्सक्लूडेड है। तो एक अणु के लिए कितना हो जाएगा? एक अणु के लिए हो जाएगा B is equal to, this is for 2 molecules, आप चाहो तो इसको 2 molecules के लिए लिख सकते हो, इसको चाहे तो B डैश लिख लें ताकि डिफरेंस हो जाए, और एक के लिए B लिख सकते हो इसको, तो B is equal to 4/3 पाई सिग्मा। B is the excluded volume for one molecule and this 4/3 pi sigma by 2 cube is the volume of one molecule। इन दोनों में यदि आप रिलेशन देखो तो आप देखेंगे इन दोनों का रेशियो आप देखें तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं अपन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम but upon volume of one molecule। इन दोनों का आप रेशियो देखें, आप देख सकते हैं ये इक्वल टू 4 के बराबर है। यू कैन सॉल्व इट इजीली, सामान्य मैथमेटिक्स है ये कि द रेशियो ऑफ द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब excluded volume is equal to 4 times the volume of one molecule। तो हम कह सकते हैं किसी भी गैस के लिए कुल जो निष्कासित आयतन है वह एक मॉलिक्यूल के आयतन की तुलना में 4 गुना होता है। और अब जो आदर्श गैस में हमने वॉल्यूम लिया था V, उसकी जगह हम क्या वॉल्यूम लेना पड़ेगा? नाउ द न्यू वॉल्यूम इज V माइनस B, जहां पर B क्या है? B इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो एक करेक्शन आज हमने किया, वॉल्यूम करेक्शन। अगले टर्न पर मैं आपको बताऊंगा प्रेशर में किस तरह से करेक्शन करेंगे, और दोनों में करेक्शन करने के पश्चात जो इक्वेशन हमारे पास आएगी उसी इक्वेशन को हम इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस बोलेंगे। थैंक यू।